है एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 40, जो कि हम इसमें फिर एक बार केमिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस करेंगे और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। और आप फिर से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाए और देखिए कि 70 क्वेश्चन में से आपसे कितना बन रहा है। होप सो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड इसके पहले का जो सेट प्रैक्टिस हुआ है आप उसको जरूर देखे होंगे। तो इसके पहले भी हमने ढेर सारा वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और उसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे तो यहाँ पे पूरे का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट आप खुद 70 में से आप 35 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपसे 35 में कितना सही हो रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। अक्रिस्टलीय ठोस कहने का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन। P4 नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, P4 O10 भी नहीं होगा, प्लास्टिक इसका सही आंसर होगा। प्लास्टिक जो होता है वो अमोर्फस सॉलिड होता है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित कहने का मतलब होता है बीसीसी। तो अगर बीसीसी पूछेगा तो बीसीसी के लिए जेड का मान होता है 2, सिंपल के लिए जेड का मान होता है 1 और एफसीसी के लिए जेड का मान होता है 4। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है तो बीसीसी बोला है तो बीसीसी के लिए 2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होगा। तो इसका बड़ा ही कंफ्यूजन होता है आंसर बताने में, और मैक्सिमम बच्चे जाते हैं और 14 को टिक करके आते हैं, जो कि गलत है। हमसे टोटल नहीं पूछा है, हमसे केवल क्यूबिक का पूछा है। क्यूबिक में कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं, तो इसका आंसर होता है 3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। तो स्कॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल के डेंसिटी में कमी आ जाएगा, और फ्रेंकल क्या होता है, डेंसिटी मेंटेन करके रखता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोलारता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलारता का सूत्र होता है मोलारता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन, और आयतन होना चाहिए लीटर में। तो ऊपर है मोल और नीचे है लीटर, तो मोलारता का ऐसा यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विलायक के 1000 ग्राम करने का मतलब होता है 1 kg ग्लूकोज मतलब C6H12O6, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 180 AMU और इसका 18 ग्राम लेना है, तो ग्लूकोज का मोलों की संख्या हो जाएगा, ग्राम में दिया हुआ द्रव्यमान 18 और बट्टा में आणविक द्रव्यमान 180, ये हो जाएगा 1/10 मोल। तो घोल का अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए मोलर है, मोलर है, और डाटा के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, और वो भी हमें पता है कि यहाँ पे विलय का मोल कितना है, तो यहाँ से हम मोलालता निकालेंगे। तो मोलालता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल की संख्या। तो विलय का कितना मोल है 1/10 यानी कि 0.1 और डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान, और वो भी होना चाहिए केजी में, 1 kg है, आंसर हो जाएगा 0.1 मोल पर केजी, जिसको मोलल कहते हैं, मोलल यानी कि 0.1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0.1 मोलल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। तो अनुसंख्य गुणधर्म कहने का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो हमेशा विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विलय के कणों की संख्या पर। किसी विलयन के परस्परन दाब, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई बराबर CRT से सूचित किया जाता है, तो यहाँ से पाई बटा सी बराबर RT लिख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाई बटा सी बराबर RT। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से एक कॉपर को मुक्त करती है। तो कॉपर सल्फेट जो है, जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कॉपर है अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2.33 फैराडे, ऑप्शन बी करेक्ट। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए M बराबर ZCT का उपयोग किया जाता है, ये पहला नियम है। M का मतलब मास डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड और कैथोड, Z का मतलब केमिकल इक्विवेलेंस, और C का मतलब हो जाएगा करंट, T का मतलब हो जाएगा टाइम।
किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई भी अगर सॉल्यूशन है, अगर उसका कंसंट्रेशन घटा दीजिएगा तो उसका मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो देखिए जो गैल्वेनिक सेल है ये प्राइमरी सेल नहीं है, गैल्वेनिक एक सेकेंडरी सेल है, बाकी लैक्लांशियम, मरकरी, लीड स्टोरेज इसको छोड़ देंगे, बाकी सब प्राइमरी है। गैल्वेनिक जो है ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल कहने का मतलब इसको पुनः हम फिर से चार्ज कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित ताप भी करता है, दाब भी करता है, सांद्रक भी करता है। तो इनमें से सभी, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो देखिए अगर जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए होता है पर सेकेंड या पर मिनट या पर ईयर, जो भी हो सेकेंड इन्वर्स कर सकते हैं या टाइम इन्वर्स कर सकते हैं। अगर nth ऑर्डर है तो उसके लिए यूनिट का फॉर्मूला होता है मोल के पावर 1 - n इंटू लीटर के पावर n - 1 इंटू सेकेंड इन्वर्स। ठीक, आज जीरो है और फर्स्ट है तो इसको तो आप डायरेक्ट एकदम रट लीजिए कि मोल पर लीटर पर सेकंड, और फर्स्ट का हो जाएगा पर सेकंड। अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। तो जीरो ऑर्डर बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है और यहाँ से प्रोडक्ट मिल गया, तो शुरुआत में होता है 100, तो शुरुआत में प्रोडक्ट बनता है 0। जब टाइम बराबर 0 होता है तब यहाँ से इसका मान 100 इनिशियल कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट 0 होता है। और फिर 32 मिनट है, जब टी का मान 32 हो जाता है तो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 75% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना? तो 25। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है 2.303 log ए नॉट बटा ए बराबर के टी। तो 2.303 log ए नॉट का मान है 100 और ए का मान हो जाएगा 25 बराबर के और इंटू में हो जाएगा टी। अब यहां से टी के बदले में लिख देते हैं 32। ठीक है, यहां से आराम से के निकल जाएगा और के चलिए फाइंड कर ही लेते हैं। 2.303 log बेस में 10 है और ये हो जाएगा 4 और यहाँ बेस में 10 और बराबर हो जाएगा के और गुना में हो जाएगा 32। यानी कि यहाँ से के बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से के बराबर लिखेंगे 2.303 और इंटू में log 4 अब बेस में 10 अब बट्टा में 32। तो फिर इसका 50% मतलब कि टी हाफ पूछा जा रहा है। तो चूंकि टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 और बाई के, और के का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं, ये 32 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2.303 और log 4 के बदला में लिख सकते हैं, इसके बदला में लिखा जा सकता है log 2 का स्क्वायर बेस में 10, ये पावर 2 नीचे आ जाएगा तो लिख सकते हैं 2 log 2 और बेस में 10 हो जाएगा। तो यहां से लिख लेंगे 2 log 2 अब बेस में 10। अब ये 216 बार में कट जाएगा, टी हाफ बराबर ऊपर बचा है 0.693 इंटू 16 और इसको गुना कीजिएगा तो log 2 का मान होता है 0.3 और 0.3 में जब इतना से गुना करेंगे तो ये 0.693 के आसपास आएगा और ये दोनों कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 16 मिनट। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चूंकि ऐसे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, अगर आपका फुल कॉन्फिडेंट हो तो इस क्वेश्चन को आप आराम से बनाइए। अगर आपको नहीं आता है बनाने तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपना टाइम मत दीजिए, क्योंकि इससे भी आसान क्वेश्चन नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मिनट, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 16 मिनट। ठीक, ऑप्शन सी 16 मिनट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, के और ए के पावर 2 है, बी के पावर 1 है, तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? तो 2 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितना होता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पृष्ठ सक्रिय कारक कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? स्टॉर्च। ठीक है, स्टॉर्च जो है ये जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, बाकी सब नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन पैसी कारक है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमल्सिफायर। इसका आंसर साबुन होता है। दूध में जैसे ही हम साबुन को डालते हैं दूध क्या होता है, फट जाता है, मतलब उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे भी नॉर्मली आप कह सकते हैं वो जो इमल्सन को फाड़ देता है उसे इमल्सिफायर कहते हैं। मतलब ये एक्यूरेटली डिफिनेशन नहीं हुआ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में याद करने के लिए आप ये कह सकते हो इमल्सिफायर क्या होता है, जो इमल्सन को ही फाड़ दे, जैसे कि साबुन, जैसे हम दूध में डालेंगे दूध फट जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैलामैन निम्नलिखित में से किस धातु का यश होता है, कैलामैन होता है जिंक का। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, निकेल का। लेकिन निकेल जो होता है ये मॉन्ड प्रोसेस से होता है, और हूप से होता है एल्युमिनियम, उसके बाद थर्माइट से भी एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, फिर होता है वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड से टाइटेनियम को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा ढेर सारे और भी प्रोसेस होते हैं जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि मॉन्ड है, हूप है, थर्माइट है, वैन आर्कल है, ये काफी पॉपुलर है और 1-2 साल के इंटरवल पे आपको क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्माइट विधि देखिए, थर्माइट विधि यही गया, थर्माइट विधि से एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। लोहा के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है, तो आयरन सिलिकेट कहते हैं, FeSiO3 इसको आयरन सिलिकेट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैंग होता है, गैंग कहिए या मैट्रिक्स कहिए दोनों बात सेम होता है। गैंग या मैट्रिक्स में जैसे फ्लक्स को ऐड करेंगे तुरंत स्लैग मिलता है, तो यही स्लैग के रूप में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन सिलिकेट, फॉर्मूला होता है FeSiO3। नेक्स्ट, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो देखिए HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक, आंसर सी हो जाएगा। बाकी फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग लेता है, इसके अलावा जो कुछ भी आएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। यहाँ पर क्लोरीन है, ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये दोनों ऑक्सीजन के अपरूप है, आंसर सी हो जाएगा, यानी केलोट्रॉप्स है। निम्नलिखित में कौन द्विभाषनिक अम्ल है, स्ट्रक्चर बनाइए, H3PO3 है तो P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, OH। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो इसके लिए N फैक्टर का मान हो जाएगा 3, तो N फैक्टर का मान जब 3 हो जाएगा तो इसको द्विभाषिक नहीं इसको त्रिभाषिक बोलेंगे। उसी प्रकार से H3PO2 का बनाइएगा तो P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H। तो फास्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन एसिडिक कैरेक्टर का होता है, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, बल्कि यहाँ से ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो इसीलिए इसका N फैक्टर का मान 2 हो गया, यही हो जाएगा डाइबेसिक यानी कि द्विभाषिक। सो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत, तो संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहा जाता है और एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्वों का युग्म है, तो देखिए कॉपर और आयरन जो होता है ये डी ब्लॉक में होता है, इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, कितना बार आपको बताया गया होगा, क्रोमियम 24 पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका R1 और 3D4 और 4s2 लिखिएगा तो ये हो जाएगा गलत, इसका होगा 3D5 4s1, तो 3D5 4s1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन तत्वों में फोरेफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरा हुआ रहता है, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड में क्या होता है कि फोरेफ जो कक्ष होता है वो क्रमबद्ध रूप से भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो Fe पर निकालना है तो इसको मान लेते हैं x और Cn का संख्या होता है 6 और एक Cn पे चार्ज होता है -1, जिसमें -1 से गुना कर देंगे और बराबर लिख देंगे -3, तो x - 6 बराबर -3, तो x बराबर -3 + 6 यानी कि x बराबर आ जाएगा +3, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा +3। अब देखिए इसमें अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो पहले देखिए कॉपर पे चार्ज निकालते हैं, तो कॉपर पे होता है +2, अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा ऑर्गन और 29 है, इसमें पहले 3D को भरेंगे बाद में 4s को भरेंगे। इसमें ना तो हम हुंड का नियम यूज करेंगे और ना ही पॉलू का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यूज करेंगे। इसमें जो अफवाह का प्रिंसिपल जो लगता है जिसमें बोला जाता है कि ऑर्बिटल को पहले उस इलेक्ट्रॉन में रखे जिसमें एनर्जी कम होता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ऑर्गन 18 तक हो गया, अब 3D में इलेक्ट्रॉन भरिए, तो 18 10
उसके बाद ये हो जाएगा 4s में। अब चूंकि क्या है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कॉपर पे +2 चार्ज आ जाएगा तो ऑर्गन हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन s में से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेगा, तो हो जाएगा 3d9। अब क्या कीजिए 3d9 के बाद 4s 0 होगा, 4p 0 होगा, Cu +2 है। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, तो 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 9 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 4s 0 है और 4p 0 है। होगा क्या कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको यहाँ पे भेज दिया जाता है, और जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेज दिया जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए भेजा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा खाली हो गया। अब जब पूरा का पूरा ये खाली हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये पूरा का पूरा खाली है, उसके बाद s खाली है और यहाँ p का इलेक्ट्रॉन खाली है, और चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब ये d का 1, s का 1 और p का 2, यानी कि जो चारों ऑर्बिटल होते हैं ये NH3 के जाकर के NH3 के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे और यहाँ से फिर बॉन्डिंग बन जाती है। तो चूंकि d का 1 ऑर्बिटल भाग लिया, s का 1 ऑर्बिटल भाग लिया और p का 2 ऑर्बिटल भाग लिया, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब इस क्वेश्चन को देखिए और आराम से इसका सॉल्यूशन आप समझिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे, तो बार बार कंफ्यूजन से अच्छा है कि आप एक बार बढ़िया से उसको देख लीजिए। निम्नलिखित में किस जटिल आयन का ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है, चतुष्फलकीय कहने का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, ठीक। अब किसका टेट्राहेड्रल नहीं होगा, तो अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक। तो इसमें देखना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा। अब चलिए बनाते हैं, VBT लगाएंगे इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक बात आपको याद रखना है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तब वहां पर आप बाउ प्रिंसिपल का उपयोग नहीं करते हैं। अब निकल का परमाणु संख्या होता है 28, यहां पर हो जाएगा ऑर्गन और 3d10, 4s 0 4p 0, क्योंकि इसमें पहले 3d भरेगा उसके बाद 4s में जाएगा, इसमें आपबाउ का यूज नहीं किया गया, इसलिए आप इसको गलत नहीं बोलेंगे। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर निकल का चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ पर चार्ज होगा +2, यहाँ पर चार्ज होगा +2 और यहाँ पर चार्ज होगा +2। अब यहाँ पर d में सबका सब इलेक्ट्रॉन है और निकल के ऊपर 0 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं हो जाएगा। अब s का ऑर्बिटल खाली और इधर p का ऑर्बिटल खाली है, और इधर कार्बोनिल जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है इसकी संख्या 4 है, तो 1 आएगा s में और 3 जाएगा p में, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ए आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बट इसमें किसका टेट्राहेड्रल नहीं है हमें ये पता करना है। चलिए अब इसका खोज करते हैं। निकल पे +2 चार्ज है, अब +2 चार्ज है तो ऑर्गन हो जाएगा, और 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हो जाएगा 3d8। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्लोरीन है, मतलब कि क्लोराइडो जो होता है ये एक वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड के पास उतना एनर्जी नहीं होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर पाए, तो यहाँ पर जो 4s है और इसके बाद जो 4p है, तो इस 4s में एक क्लोराइडो जाएगा और 4p में 3 क्लोराइडो जाएगा, तो s और p का 3 ऑर्बिटल भाग लेगा, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी को, ठीक। अब ऑप्शन सी में देखिएगा निकल पर +2 चार्ज है, अब यहाँ पे +2 चार्ज लिखा गया है, 3d8 है, तो 3d8 के लिए ऑर्गन हो गया, 3d8 हो गया। इलेक्ट्रॉन को जब हम अरेंज करेंगे 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए इसके बाद में 4 साइनो ग्रुप है, साइनो कहने का मतलब साइनाइडो होता है, ठीक। जो साइनाइडो है ये 4 की संख्या में उपस्थित होता है, और पूरे का पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CO और Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो Cn होते हैं इनके पास कैपेसिटी होता है कि ये लोन पेयर को पेयर्ड करा देंगे। इसके बाद 4s बचा हुआ है, उसके बाद 4p बचा हुआ है,
जब ये पेयर हो जाएगा तो एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो डी भाग ले लिया और यहाँ के एस भाग ले लेगा और यहाँ से पी का 2 ऑर्बिटल भाग ले लेगा, तो dsp2 हो जाएगा। और dsp2 का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी sp3 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इतना टाइम देंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो इससे अच्छा है इससे आसान क्वेश्चन हम आगे जाकर के बना लेंगे। बाकी अगर आपको सीखना है कंसेप्ट तो आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर आपको स्किप करके क्वेश्चन बनाना है तो आगे क्वेश्चन बने। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर 100% श्योर है तो 10 उठाइए, अदरवाइज इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। इथाइल ब्रोमाइड जो होता है C2H5Br होता है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु शुष्क ईथर, इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। अब ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि 2-2 सोडियम आ जाएगा और इसमें डाला जाएगा ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर डालेंगे और फिर यहाँ पे लेंगे C2H5Br। तो ये जो ब्रोमीन है, दोनों ब्रोमीन दोनों सोडियम के साथ निकल जाएगा, तो बचेगा C2H5 और यहाँ पर भी बचेगा C2H5, यानी कि मिल जाएगा C4H10। और जितना भी कार्बन का यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा उस रिएक्शन में ठीक उसका दोगुना कार्बन वाला एल्केन बनता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ब्यूटेन होगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक मतलब एनेस्थेटिक होता है? एनेस्थेटिक की तरह क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? देखो क्लोरल CCl3CHO, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको क्लोरल कहते हैं C, और उसके बाद C डबल बॉन्ड OH है और एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, इसको क्लोरल कहते हैं। एक और याद रखिएगा, COCl2 को फॉस्जीन गैस कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो फॉस्जीन गैस भी याद रखिए, उधर क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोरल। जब मिथाइल अल्कोहल CH3MgX मतलब ये दीर्घनाद रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड है के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। देखिए ये मिथाइल अल्कोहल है और यहाँ पर CH3MgX है और इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो एक मिनट, इथाइल अल्कोहल नहीं, इथेन बनेगा। मिथाइल अल्कोहल है और CH3MgX से रिएक्शन करेगा तो कौन सा यौगिक बनेगा? ठीक है, इथेन बनेगा। ये +2 चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ये आएगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये निकलेगा, तो Mg के ऊपर इधर से एक X आ जाएगा, यहाँ से एक OH आ जाएगा और ये CH3 दोनों आपस में कंबाइन होकर के और इथेन का निर्माण कर देंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल, एल्केनॉल कहने का मतलब होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+1OH, लेकिन ऑप्शन में तो कोई दिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, CnH यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ डाल देंगे तो H2n+2 हो जाएगा और O हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का समवायु निम्नलिखित में से कौन है? तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक, मतलब कि यहां से हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, और अगर यहाँ पर O लिखिएगा, यहाँ पर CH3 लिखिएगा, यहाँ पर CH3 लिखिएगा तो वही बात होगा। देख लीजिए C2 और C2H6O, और यहाँ पर जब आएंगे तो C2 और 3 और 2 5 और 5 1 6 H6 और यहाँ पे O, दोनों बात सेम ही है, तो इसको इथेनॉल कहेंगे तो इसको डाइमिथाइल ईथर कहते हैं, तो डाइमिथाइल ईथर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इथेनॉल का जो आइसोमर है वो डाइमिथाइल ईथर है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लुकास अभिकर्मक है? कॉन्क एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, यानी कि अनाद्र ZnCl2 प्लस साद्र HCl, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसको लुकास रिएजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना % अल्कोहल होता है? 95.5% अल्कोहल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का समान सूत्र क्या होगा? तो CnH2nO हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन को प्राप्त होता है? तो आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होता है इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, और चूंकि इसका डिग्री का मान 2 है और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? कीटोन मिलता है, एसीटोन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा CH3COO, इसको कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। Ca2CH3COO, CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस और Ca। अब दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, इथेनॉल बनेगा C2H5OH। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब इसमें C6H5MgBr है, मतलब कि एक बेंजीन रिंग है, उसमें MgBr को ऐड किया गया है और इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX है। अब इसके साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिखाना है, क्रियाशीलता का ऑर्डर दिखाना है। तो देखिए एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद कीटोन होगा। एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर 2 में है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 2 का होगा और उसके बाद कीटोन का होगा और इसका रिएक्टिविटी सबसे बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से रेजोनेंस दोनों तरफ से मिलेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 2 का होगा, उसके बाद 3 का और सबसे कम किसका होगा, 1 का। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित नहीं होता है। इसमें आपको चेक करना है कि इसमें COOH नहीं है। अब इथेनोइक एसिड में तो होता है, ऑप्शन नहीं होगा। इथेनोइक में भी होता है, बेंजोइक में भी होता है। अब यह है पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ऑर्थो पारा पर NO2 ग्रुप लगा देना होता है और इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब चूंकि पिक्रिक एसिड है, इसमें कहीं भी एसिड ग्रुप नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए जो एसिड होता है उसका जो आइसोमर होता है वो ईस्टर होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी एसिड होते हैं जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको अगर देखा जाए तो ईस्टर के साथ वो आइसोमेरिज्म को शो करने लगते हैं। 51, निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच में विभेद किया जा सकता है। टॉलरेंस का अभिकर्मक होता है, एक वीडियो बनाकर दिया गया है केमिकल टेस्ट, आप उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, एकलव्य बैच में ही आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, जब फॉर्मिक अम्ल को 7:4 के साथ देखिए, जैसे ही आप फॉर्मिक एसिड को 5:4 के साथ रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट, प्राइमरी एमीन का क्रियाशीलता का मूलक क्या है। तो प्राइमरी एमीन जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक, ये तो एमीन का डिग्री 0 है और ये सेकेंडरी है और ये क्वाटरनरी है। प्राइमरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इथाइल एमीन जब नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। इथाइल एमीन करने का मतलब होता है C2H5NH2। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, दोनों रिएक्शन करेगा इथाइल अल्कोहल मिलता है, C2H5OH होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको देखिए, एसिटामाइड का रिएक्शन कराना है Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इतना बड़ा नाम है पर डरने की कोई बात नहीं है, नाम बस बड़ा है लेकिन ये रिएक्शन बहुत छोटा है। जैसे ये एसिटामाइड लाएंगे CH3C+O इसको एसिटामाइड कहते हैं और रिएक्शन कराएंगे Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो याद रखिएगा, जब भी एमाइड ग्रुप Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है क्या होता है कि यहाँ से C डबल बॉन्ड वाला जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ठीक, और ये एमाइड तुरंत 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये एमाइड ग्रुप है, ये तुरंत 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा CH3NH2 और इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है। तो एल्काइलेशन प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में सब में संभव होता है। तो सिर्फ प्राइमरी गलत है, सिर्फ टर्शियरी ये भी गलत है, सिर्फ सेकेंडरी ये भी गलत है, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। तो फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में स्टेरॉइड। अब देखिए स्टेरॉइड जो होता है एक इंग्लिश वर्ड है और बिहार बोर्ड में बच्चे क्या करते हैं कि स्टेरॉइड को समझ नहीं पाते हैं। स्टेरॉइड एक इंग्लिश वर्ड है
इसीलिए बोला जाता है कि केमिस्ट्री में इंग्लिश वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं प्रजनन क्षमता में कमी होना। एस्टेरॉयड का हिंदी होता है बांझपन, तो बांझपन कहने का मतलब होता है प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ई। नेक्स्ट 59 नंबर निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन जो होता है ये शरीर के द्वारा नहीं बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा, एजीसी जो होता है, एसीजी, ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन बेस होता है। ए का मतलब होता है एडानिन, जी का मतलब होता है ग्वानानिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। तो एडानिन, ग्वानानिन और साइटोसिन दोनों डीएनए और आरएनए में कॉमन बेस होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीवीसी का एकलक कहने का मतलब है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर शेयर लगा हो तो उसको विनाइल कहा जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन यानी कि गंधकीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो होते हैं ये एडिशन पॉलीमर होते हैं, मतलब उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन। ठीक, इसको HDPE भी कहा जाता है। ब्यूनाइस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ब्यूनाइस जो होता है वो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का बहुलक होता है, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? मतलब कि इसमें कौन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है? सैकरीन भी है, एस्पार्टम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है, इसीलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? देखिए वैलियम एक मेडिसिन है जिसका उपयोग होता है बेहोशी की दवा में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनेस्थेटिक की तरह उपयोग होता है। रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फिनोल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में किसमें, मतलब कि ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कीटोन ग्रुप है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड O, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है? एकदम सिंपल सी बात है, टर्शियरी अल्कोहल क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होप सो ये पूरा का पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।